हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस के 11th क्लास में जो हमारा चैप्टर चला हुआ है फर्स्ट बुक का संविधान, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, उसका जो हमारा चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, ये हमने कुछ तुम्हें पढ़ा दिया। इसमें तुम्हें संविधान के कार्य समझा दिए गए, संविधान किसे कहा जाता है ये बता दिया गया, संविधान की सत्ता क्या है ये भी तुम्हें बता दिया गया। आज अगर हमारा अगला पॉइंट जो चलेगा वो चलेगा संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके। हम किसी की बात क्यों माने जब तक कि वो उसमें हमारा स्वार्थ नजर ना आए, तब तक हम किसी की बात नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। यही बात हमारे संविधान पर भी लागू होती है कि जब तक संविधान में हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारे हित में नहीं होगा, तब तक हम उस संविधान को नहीं मानेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि संविधान में वो सारी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए जो किसी देश की जनता को ऊंचाई पर लेके जाएं, उसका सर्वांगीण विकास करें, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें। तभी उस देश के नागरिक उस देश के संविधान को मानेंगे। इसलिए हमारा जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि संविधान को प्रचलन में लाने के कौन से ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे उस देश की जनता उस संविधान को स्वीकार करे, अंगीकार के। हमने फर्स्ट में अपनी प्रस्तावना में देखा था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, जो हमने याद किया, और उसके लास्ट में हमने कहा कि हम हमारी संविधान सभा को भारतीय संविधान को अधिनियमित अंगीकृत करते हैं। तो अंगीकृत का मतलब अंग से लगाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसकी हर बात को मानेंगे। तो ये कौन से ऐसे रीजन होने चाहिए जिससे हमें पता चले कि वो संविधान सफल होगा या उसकी जनता, उस देश की जनता उस संविधान को मानेगी, स्वीकार करेगी, उसके अनुसार कार्य करेगी। तो ऐसा कौन सा? सबसे पहले समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता। हम देखते हैं भारतीय समाज को ही लेते हैं। भारतीय पुराने समाज में जो थी व्यवस्थाएं कैसी थी? असमानताएं थी। असमानताएं थी किसको लेकर के? ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति बिरादरी को लेकर के बहुत सारी असमानताएं थी। और उन असमानताओं को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्थाएं दी कि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिले, सभी को समानता मिले, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। इसीलिए भारतीय जनता उस भारतीय संविधान को मानेगी। अगर इसमें ही व्यवस्था कर दी जाती कि किसी स्पेशल समुदाय को स्पेशल सुविधाएं दे दी जाती या कुछ उसको बड़ा करके दे दिया जाता जो कि समाज के हित में नहीं होता, तो क्या भारतीय जनता उस संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को मानती? नहीं मानती। इसलिए सबसे पहला जो प्रचलन में लाने के लिए हमारे पास रीजन होगा, समाज के सभी वर्गों, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अमीर है या गरीब है, निम्न है या उच्च है, उन सबको क्या मिलना चाहिए? साथ चलने का या साथ लेकर के सभी की इच्छाओं को सम्मिलित करके चलने की क्षमता संविधान में होनी चाहिए, तभी उस संविधान को माना जाएगा। अगला, संविधान की भारी वैधता। भारी वैधता मतलब उसको वैधता हासिल होनी चाहिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए, कानूनों के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी आए उस संविधान को तोड़ मरोड़ दे और अपनी इच्छा से उसमें कानून लागू कर दे, वो संविधान कभी भी सफल नहीं होगा। वैधता मतलब जनता की क्षमता या जनता की इच्छा के अनुसार और नियमों के अनुसार, वह नियमों के अनुसार जो संविधान होगा उसी संविधान को वहां की जनता मानेगी, अदरवाइज उस संविधान को वो स्वीकार नहीं करेगी। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हुआ? संविधान की भारी वैधता होनी चाहिए, नियमों से होना चाहिए, कानूनों से होना चाहिए। पूर्ण जनमत संग्रह द्वारा, यानी कि जो संविधान बना है उस संविधान को बनाने में जनता का सहयोग होना चाहिए, जनता उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। जैसे कि हम देखते हैं भारतीय संविधान को बनाया भारतीय जनप्रतिनिधियों ने,
भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय जनप्रतिनिधियों ने बनाया। और जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता के लोकप्रिय नेता थे। इसीलिए भारत के लोग ये मानते हैं कि जो संविधान बना है वो हमने ही बनाया है। इसलिए जनमत संग्रह के आधार पर जनता की इच्छाओं को जानते हुए जिस संविधान का निर्माण होता है, जनता के अनुसार जिसका होता है, जनता की भावनाओं के अनुसार, भावनाओं के अनुसार जो संविधान होगा उस संविधान को जनता स्वीकार करेगी और वो प्रचलन में रहेगा, अदरवाइज वो निरस्त हो जाएगा। अगला, लोकप्रिय नेताओं का समर्थन। जब संविधान बने और उस संविधान में नेता हो, बनाने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो कैसे हो? जनता के चहेते, जनता की इच्छा के अनुसार। नेता जो जनता की इच्छा के अनुसार होंगे, जनता की भावनाओं के अनुसार होंगे और उनकी बातों का वजूद रखते होंगे, उनका समर्थन करते होंगे, और वो नेता जिस संविधान को स्वीकार करेंगे जनता भी उस संविधान को स्वीकार करेगी। इसलिए संविधान की जो लोकप्रियता के लाने का चक्कर है, यानी कि जो प्रचलन में हम ला सकते हैं, वो लोकप्रिय नेताओं के समर्थन के आधार पर ही ला सकते हैं। तो ये हमने देखा कि संविधान को प्रचलन में लाने के विभिन्न तरीके थे। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि संविधान को एक सफल संविधान बनाना है और उसके अनुसार देश का शासन चलाना है, तो उसमें ऐसे कौन से मौलिक प्रावधान होने चाहिए जिनके आधार पर वो सफल हो सके और अपने देश का शासन सुचारू रूप से वो चला सके, ताकि वो समय समय पर परिवर्तित भी होता रहे और जनता को पता भी ना चले। कि जिस प्रकार भारतीय संविधान है 1949 में लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, तब से लेकर के अभी तक भारतीय संविधान वहीं का बना हुआ है और उसमें कोई भी धीरे धीरे जो समय के अनुसार लगता है उसमें फेरबदल कर दिया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाता है, परंतु उसको समाप्त नहीं किया गया है। लगातार भारतीय संविधान अपना कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें कुछ मौलिक प्रावधान दिए गए हैं जिनके आधार पर लोगों को लगता है कि जो संविधान है हमारे लिए बनाया गया है, समय के अनुसार ये है। तो इसमें ऐसे मौलिक प्रावधान कौन कौन से? सबसे पहले समानता। समाज में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक संविधान सभी लोगों को समानता का अधिकार नहीं देगा, सभी नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तभी तो उसको स्वीकार करेंगे सभी। इसीलिए ये मौलिक प्रावधान पहला है कि संविधान, कोई भी संविधान हो उसमें समानता होनी चाहिए, समाज में सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, अगर संविधान अपने देश के नागरिकों का सम्मान नहीं करेगा, उनके अनुसार काम नहीं करेगा, तो उस संविधान को कोई भी नहीं मानेगा, वो जल्दी ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए सेकंड प्रावधान जो संविधान में होना चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए, कि व्यक्ति किस प्रकार उसकी जो इच्छाएं हैं वो सही रहें और वो अपना विकास निरंतर करता रहे, उसकी इज्जत बनी रहे। तो ये दूसरा मौलिक प्रावधान हमारे संविधान में या किसी भी संविधान में होना चाहिए। तीसरा, बुनियादी न्याय की स्थापना। अगर संविधान में न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तो वही बात हो जाएगी जंगल राज, राजतंत्र आ जाएगा, तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो मौलिक प्रावधान में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम मान सकते हैं, न्याय का प्रावधान होना चाहिए। संविधान में न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब भी लगे कि नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या समाज में एक समूह को दबाया जा रहा है, तो वहाँ न्यायपालिका ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें दखलंदाजी कर सके और उस समुदाय को शोषण होने से या शोषित होने से उसको बचाया जा सके। ये मौलिक प्रावधान इसमें होना चाहिए, यानी कि न्याय की स्थापना, न्यायपालिका की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि संविधान को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संस्थाएं क्या होती हैं? संस्थाएं
किसी देश को शासन चलाने के लिए विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं। हम भारत के संविधान को भी लें तो सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग कौन कौन से? तुमने पढ़ते आ रहे हो, अभी 10वीं तक तुमने पढ़ा है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से? सबसे पहले व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका कार्य काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। तीसरा जो है न्यायपालिका, कानून संविधान के अनुसार बने लागू हुए इसकी व्यवस्था करना, यानी कि कानूनों का निरीक्षण करना, संविधान के अनुसार है या नहीं है ये न्याय करना। तो 3 ये संस्थाएं हैं जो सरकार चलाती हैं या सरकार बनाती हैं। ये सरकार के 3 अंग हो गए और इनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जा सकता है। अगर इन तीनों ही संस्थाओं में संतुलन नहीं होगा तो क्या ये कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें कोई भी एक पावरफुल होगा तो क्या वो दूसरे संस्था को मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए इन तीनों संस्थाओं में एक व्यवस्था होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। कोई भी किसी भी शक्ति को कंट्रोल ना करे या दबाए नहीं। यानी कि अगर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को दबाती है या न्यायपालिका को दबाती है तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी। इसलिए इन तीनों ही संस्थाओं में या और दूसरी जो संस्थाएं हैं उन सब में क्या होना चाहिए? शक्ति संतुलन होना चाहिए, शक्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी अंग किसी भी अंग को ना दबाए। तो क्या होना चाहिए? शक्ति संतुलन होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए कि किसको क्या कार्य करना है। जैसे विधायिका कानून बनाएगी लेकिन कार्यपालिका उनको लागू करेगी और लागू करने के बाद न्यायपालिका ये देखेगी कि इस विधान के अनुसार है या नहीं है, तो वो अगर नहीं है तो उनको निरस्त किया जा सकता है। तो तीनों ही शक्तियों संस्थाओं की अलग अलग शक्ति हो गई, अलग अलग कार्य हो गया और वो एक दूसरे पर निर्भर भी हो गए और स्वतंत्र भी हो गए। जब तक ये शक्ति संतुलन नहीं होगा, संस्थाओं के बीच संतुलन नहीं होगा, संविधान कार्य नहीं कर सकता, किसी भी देश का सफल शासन वो नहीं चल सकता। तो इस प्रकार हमने ये सारे देखे। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो भारतीय संविधान कैसे बना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत की व्यवस्थाओं को जानना हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि भारत का शासन जो चल रहा है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, भारत का जो संविधान है कैसे बना, किन्होंने उसको बनाया, ये सारा हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहीं से तुम्हारी पोल साइंस की जो नींव रखी जाएगी। तो हमारे संविधान को जो कैसे बनाया, अगला पॉइंट हमारा यही रहेगा, संविधान भारतीय कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना। हालांकि ये तुम्हारे लिए नया विषय है, परंतु जब तुम इसको पढ़ोगे अच्छा इंटरेस्ट के साथ समझ में आएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतीय संविधान बना। तो भारतीय संविधान जो बना था 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय अंग्रेज उनको ऐसी स्थिति में छोड़ के गए थे कि वो विभाजन की स्थिति भी हमारे सामने थी। भारत जो देश दो देशों के रूप में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान।
हालांकि भारतीय संविधान बनने के लिए जो प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था वो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने के लिए अंग्रेज़ों ने पहले कैबिनेट मिशन लाया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान बनाने के लिए कि संविधान का गठन कैसे होगा, संविधान कैसे बनेगा, उसके लिए जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को बनाने के लिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद भारत का विभाजन हो गया। भारत 14 अगस्त को एक दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान के और भारत के दो रूप में आया और उसकी पुनः बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। दूसरी बैठक पुनः यानी इस बीच तो बहुत बैठकें हो चुकी थी, लेकिन जो विभाजित भारत था उसकी पुनः बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई। ये स्थिति कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से इन संविधान के सदस्यों को निर्वाचित किया गया, लिया गया? ये था 1935 में जो भारत में स्थानीय शासन थे, स्थापित थे, प्रांत में विधानसभाएं जो स्थापित थी, उनके सदस्यों द्वारा, उन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से निर्वाचन किया गया था विधानसभा के सदस्यों का। समझ में आया कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे किया गया? जो विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाएं थी 1935 में जो स्थापित थी, उनके सदस्यों द्वारा कैसी विधि के द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा निर्वाचन किया गया संविधान के सदस्यों का। ये जो थी, ये संविधान सभा थी, इसने निर्माण किया किसका? संविधान का। किसके आधार पर? जो अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन योजना हमारे यहाँ भेजी थी, इस योजना के अनुसार इन्होंने जो अंग्रेजों ने संविधान का मॉडल तैयार किया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कि भारत का एक संविधान होगा, उसके आधार पर ये कानून बनेंगे, ये नियम बनेंगे और उनके अनुसार ये शासन देश का चलेगा। तो वो ही योजना, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, वो इन संविधान सभा के सदस्यों ने जो ली और उसके आधार पर संविधान का निर्माण किया। कौन सी योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। हालांकि हमारे संविधान को बनाने में बहुत समय लगा था, सभी को पता है कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन इतना टाइम भारतीय संविधान को बनने में लगा था। तो ये जो समय लगा था ऐसे ही नहीं लगा, हर चीज़ को, हर पॉइंट को, हर नियम को, हर कानून को बहुत बार देखा गया, बहुत बार बहस हुई और उसके बाद अंतिम जो निर्णय आया उसी के आधार पर उसको लिखा गया। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था कैबिनेट मिशन जो भारत में भेजा गया था, उस योजना के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया और इसके आधार पर जो प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और रियासतों के समूह में जनसंख्या के आधार के अनुसार या जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया, यानी सीटें बांटी गई। संविधान सभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित होने थे, उन सदस्यों का निर्वाचन किन किन में किया गया? प्रत्येक प्रांत से, देशी रियासतों से या देशी रियासतों के समूह से इन सदस्यों को लिया गया और इन सीटों को भी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। इस आधार पर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष प्रांत वाले थे, प्रत्यक्ष जिनमें ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, उनके लिए ब्रिटिश सरकार के शासन में प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को
कितनी सीटें मिली? 292 सीटें मिली। यानी कि 292 जो सदस्य हैं वो कहाँ से निर्वाचित होंगे? ब्रिटिश सरकार से शासित प्रांतों से। जहाँ ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है उन प्रांतों से 292 सदस्य संविधान सभा के लिए जाएंगे। इसके बाद जो बंटवारा था सभी प्रांतों का बंटवारा या सीटों का बंटवारा, हम कह सकते सभी प्रांतों की सीटों का बंटवारा तीन समुदायों में किया गया। 3 समुदायों में किया गया। और 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय। 3 समुदायों में बांट दिया गया प्रत्येक प्रांत को। और इसी के आधार पर सभी समुदायों ने अपने अपने समुदायों से सीटें निर्वाचित की। कौन सी पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है ये मैं तुम्हें आगे चल के समझाऊंगी कि किस प्रकार इससे इलेक्शन होता है। हमारे जैसे भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी इसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। तो इस आधार पर इससे प्रत्येक प्रांत के समुदायों ने अपने अपने सदस्यों का निर्वाचन किया। उसके बाद जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के सदस्यों का निर्वाचन उनकी स्वयं की इच्छा पर छोड़ दिया गया। निर्वाचन देसी रियासतों की स्वयं की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि तुम अपनी इच्छा से जैसे चाहो निर्वाचित करके संविधान सभा में भेज सकते हो। तो इस प्रकार ये संविधान सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कितने सदस्य थे, किस प्रकार उनका आना हुआ, किनको क्या मिला गया। तो ये आगे हम अगली वीडियो में तुम्हें समझाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।